गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। और आज है 6 दिसंबर। आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज के दिन भी, आज लगभग लगभग इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 साल हो चुके हैं। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे इंडिया में प्रेवलेंट है। ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब इंडिया के लिए एक एक्चुअली में एक शर्मनाक चीज़ है। मैं बात कर रही हूँ मैनुअल स्कैवेंजिंग। आपको पता होगा मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे मेजर्स देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर क्या बोलता है, क्या कोई लीगल प्रोविजंस है, गवर्नमेंट के तरफ से लिए गए अलग अलग तरीके के पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जहाँ हम लोग आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसा जो एक मैं बोलूँगी कि एक कर्स जो है, वो इंडिया में आज भी प्रेवलेंट कैसे है, क्यों है। ठीक है। इसको इराडिकेट करने के कुछ मेजर्स भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच उन बच्चों के लिए जो इस बार एपीएससी सीसी प्रीलिम्स अपीयर करने जा रहे हैं। और ये क्लासेस आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में होंगी। क्लासेस सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू ली जाएंगी, बोथ जीएस और सीसैट दोनों का। करंट अफेयर्स और आसाम के ऊपर स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होंगी। एट द सेम टाइम इस पैकेज के अंदर में आपको हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल भी मिलेगा। सारे मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएंगी एंड हमारा ईयरली कंपाइलेशन जो रहेगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही खुशी वाला अगर मैं न्यूज़ बोलूँ, एक खुशखबरी के तौर पर अगर मैं बोलूँ, आपको पता होगा कल एपीएससी एपीएससी सीसी का जो 2023 का जो है, जो साइकिल है, उसका फाइनल रिजल्ट कल अनाउंस हुआ एंड इंस्पिरेशन आईएएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी पर्सन जो फाइनल लिस्ट पर जिनका नाम है। जो लोग अनफॉर्चुनेटली ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, डोंट बी डिसहार्टन। इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आप लोग को मतलब थोड़ा सा बुरा ऑब्वियसली लगेगा। टेक योर टाइम, आप कुछ 1-2 दिन या 3 दिन का ब्रेक लीजिए एंड गेट बैक टू द पेस। ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग अचानक से क्यों मतलब न्यूज़ में आया। Over the past 15 years, a total of 94 people have died while cleaning sewers in Delhi. However, among 75 cases for which records are available, only one has led to the conviction in court. तो अगर हम लोग रिपोर्ट्स की माने, हालांकि ये डायरेक्टली रिपोर्टेड भी नहीं है, ये एक किसी न्यूज़ मीडिया ने आरटीआई फाइल किया था ये जानने के लिए कि दिल्ली में लास्ट 10 से 15 सालों में मैनुअल स्कैवेंजिंग का क्या हाल रहा था। तो आरटीआई का जो आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग ही, तो जाहिर सा बात है ये एक गवर्नमेंट डेटा होगा, क्योंकि आरटीआई फाइल करने पर गवर्नमेंट ही इसको आंसर करेगी। उन्होंने खुद ये बोला है कि पिछले 15 सालों में दिल्ली में 94 लोग ऐसे थे, देवर 94 पीपल्स जो ये सीवर्स वगैरह, या सीवर्स यानी कि जो आप गटर या ड्रेन्स वगैरह जो आप देखते हो,
उसको साफ करते हुए उनकी डेथ हो गई है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो रिपोर्ट उन्होंने जो दिया, आंसर जो दिया, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के केस में दिया है। ऐसे ऑलमोस्ट हर सिटी में आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग का ये केस मिलेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जो अनरजिस्टर्ड भी होंगे। तो आप अगर एक शहर का 94 भी लगाते हो तो ऑल ओवर इंडिया कितना होगा। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो मसला है इंडिया में किस हद तक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी अवेलेबल है, लीगल ऑब्लिगेशंस है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ वगैरह लाती है, अलग अलग तरीके की इनिशिएटिव्स लेती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो आज भी इंडिया में प्रेवलेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहला, मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है? तो इट रेफर्स टू द मैनुअल रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम सीवर्स और सेप्टिक टैंक। आपको पता होगा सेप्टिक टैंक हर घर में होता है कि नहीं? बेसिकली सेप्टिक टैंक क्या होता है? आप जो अपना टॉयलेट वगैरह जो यूज़ करते हो, उसमें जो आपका वेस्ट जो निकलता है ना, आपको पता होगा वो पाइप के थ्रू कलेक्ट करते हुए आप पीछे एक टंकी टाइप का बना रहेगा, एक अंडरग्राउंड टंकी टाइप का बना रहता है, वहां पे जाके वो सब स्टोर होता है। ठीक है। सेप्टिक टैंक्स अलग अलग तरीके के बनते हैं। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, ऐसे बहुत सारे नए नए तरीके के सेप्टिक टैंक्स आ चुके हैं। कुछ होते हैं जिसमें वो मतलब बायो कन्वर्टर्स की तरह काम करते हैं और उन्हीं एक्सक्रीटा को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, बाद में उसे एज अ मैन्योर इन द फार्म फील्ड्स और इन सब में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, बहुत सारे सेप्टिक टैंक्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पे आप जो मीथेन गैस जो निकलता है उससे बायोगैस वगैरह बना सकते हो। ठीक है। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे मतलब नए नए तरीके के सेप्टिक टैंक्स आ चुके हैं, बट स्टिल देयर आर मतलब ट्रेडिशनल जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं ना, वो आज भी कई जगहों में प्रेवलेंट है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। मैं अर्बन मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अर्बन में नहीं है, बट सेप्टिक टैंक का जो मसला है ना, वो ट्रेडिशनल सेप्टिक टैंक ज़्यादातर रूरल एरियाज में पाया जाता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्बन एरियाज में किस तरीके से पाया जाता है आपने देखा होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्कर जो है, ये कोई फुटपाथ टाइप का कोई जगह है जहाँ पे एक ओपनिंग है और उसके अंदर वो जा करके इस तरीके से गंदगी कलेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये एक तरीके का ड्रेन है जो मतलब पूरे शहर भर का जो कचरा या जो भी गंदगी वगैरह होता है वो ड्रेन के थ्रू मतलब पास करवाया जाता है। और आपको पता होगा जगह जगह पे ओपनिंग्स होती हैं, ढक्कन से बंद रहता है, टाइम टू टाइम उसको खोल करके साफ करवाया जाता है। बट अर्बन एरियाज में ज़्यादातर ये इंसान करते हैं। इसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। हालांकि इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग को अगर मैं लीगली बोलूँ तो वो बैंड है। एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर मैं देखूं तो ऐसा मसला क्यों है, मतलब क्या है इससे रिलेटेड, वो इस मतलब इस पर डिस्कशन क्यों ज़रूरी है? वो इसीलिए बिकॉज प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन that undermines the dignity, health and well-being of those involved. ह्यूमन राइट्स वायलेशन कैसे? आप समझो, एक इंसान को आप मतलब अगर देखा जाए सेप्टिक टैंक वगैरह पे क्या जाता है, ह्यूमन वेस्ट जाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा जाते हैं, है कि नहीं? आप जो टॉयलेट वगैरह जो करते हो वो वहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, जिसे हम फ्लश आउट कर देते हैं। आप किसी दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसके नीचे उतरे और उसको कलेक्ट करके बाहर निकाले और साफ करे। तो क्या ये नॉर्मल ह्यूमन राइट्स हो सकता है? नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ में उनकी डिग्निटी हैम्पर हो रही है। डिग्निटी के साथ साथ उनका हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कैसे? जाहिर सा बात है, अंदर गंदगी जमी हुई है तो
अलग अलग मतलब n नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कीटाणु आपको वहां मिलेंगे। वो जो भी सेप्टिक टैंक या इस तरीके के ड्रेन्स वगैरह में उतरते हैं, वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएंगे, वो बीमार पड़ सकते हैं। इतने सारे गैसेस वगैरह निकलती है, मीथेन गैस वगैरह निकलता है, बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस वगैरह निकलती हैं जो ह्यूमन को हार्म कर सकती हैं, है कि नहीं? तो ना सिर्फ डिग्निटी या रिस्पेक्ट बट हेल्थ वाइज भी वो उनके लिए हजार्डस होता है। बट अगर हमें पता है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक इंसान की डिग्निटी को हैम्पर कर रहा है, कहीं ना कहीं हेल्थ को हैम्पर कर रहा है, तो ऐसा क्या है कि मतलब आज भी वो प्रेवलेंट है? आइए उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाई इज इट स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया? सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट रीजन अगर हम इसका देखें तो वो है डीप रूटेड कास्ट हायरार्की। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए आज 75 साल हो चुके हैं। हम लोग 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंस का। लेकिन आपको पता होगा, मोस्टली रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं, टू सम एक्सटेंट स्मॉल टाउन्स में भी होता है, मेजर अर्बन एरियाज में हालांकि हमको उतना ज़्यादा कास्ट हायरार्की देखने को नहीं मिलता है, बट एज अ होल अगर इंडियन सोसाइटी की मैं बात करूँ ना, कास्ट हायरार्की आज भी प्रेवलेंट है। ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, है कि नहीं? और जो शूद्र या फिर जो दलित होंगे वो नीचे होंगे। दलित्स को तो अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और आपको पता होगा कि अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग की मैं बात करूँ ना, तो ये लोगों में इनबिल्ट है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम ना दलित ही करेंगे। आपको पता होगा, बहुत सारे जगह आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे दलित कम्युनिटी को ना आज भी अलग रखा जाता है। वो एक मतलब अगर सपोज एक पर्टिकुलर गांव है, इतना बड़ा एरिया है, तो दलित कम्युनिटी एक तरफा रहेगी, दूसरे जगह पे वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके के काम करती है, मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह का काम करती है। तो ये एक्चुअली में इंटरकनेक्टेड है। और इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और दलित के इंटरेस्ट और उनके राइट्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारा ज़्यादा काम किया था, राइट फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, है कि नहीं? वो मतलब ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, उस टाइम से ही वो दलित्स और जो लोअर या बैकवर्ड क्लास कास्ट के लोग होते हैं, उनके राइट्स के लिए वो काम करते आए हैं, है कि नहीं? उन्होंने इस मसले पर एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि इन इंडिया ए मैन इज नॉट अ स्कैवेंजर बिकॉज ऑफ हिज वर्क बट बिकॉज ऑफ हिज बर्थ, irrespective ऑफ द क्वेश्चन वेदर ही डज स्कैवेंजिंग और नॉट। उन्होंने यहाँ पे ये बोला था कि इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला जो है मतलब एक इंसान मैनुअल स्कैवेंजर है या नहीं, ये उसके काम से डिसाइड नहीं होता। वो डिसाइड करता है उसका बर्थ, उसने जन्म कौन से घर में लिया है। अगर वो दलित है, वो ऑटोमेटिकली एक स्कैवेंजर होगा, इररेस्पेक्टिव वो सच में ये काम कर रहा है या नहीं। भले ही वो दलित आदमी मतलब ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम नहीं कर रहा हो, सपोज चलो पढ़ाई लिखाई ना सही, लेकिन खेतों में काम कर रहा है, बीज बो रहा है, खेत जोत रहा है, तो वो तो मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है। बट स्टिल, क्योंकि कास्ट हायरार्की वाला माइंडसेट है इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली इनको मैनुअल स्कैवेंजर्स की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा, अनटचेबल्स की तरह ट्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एडिक्वेट कॉम्पनसेशन। Only 31% of identified manual scavengers benefited from government schemes and only 2% participated in the training. As per PEMSRA, identified they should receive one-time cash assistance of rupees 40,000 for skill development training for 2 years with a monthly stipend of rupees 3,000.
बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह चलते रहते हैं, पॉलिसीज़ वगैरह चलते रहते हैं, जिसके अंडर में मैनुअल स्कैवेंजर्स के रिहैबिलिटेशन के बारे में बताया जाता है। मतलब ऐसा होता है कि उन गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर में उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी, या फिर उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक अगर मैं बोलूँ तो उन सारे स्कीम्स के लिए ना, अगर जो फ़ायदा है वो उसका नंबर सिर्फ और सिर्फ 31% है। सिर्फ 31% मैनुअल स्कैवेंजर्स ही ऐसे हैं जिनको इस तरीके के गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट मिला है। बाकी सारे को नहीं मिल पाया है वेरियस रीजंस के चलते। आइदर गवर्नमेंट के पैसे उन तक पहुंचे नहीं हैं, या फिर उनको इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट इन अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग देखें सेप्टिक टैंक वगैरह के बारे में, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेप्टिक टैंक अगर मैं बोलूँ तो आज की डेट में बहुत सारे एडवांस सेप्टिक टैंक्स है या टॉयलेट्स वगैरह आ चुके हैं, है कि नहीं? जैसे ड्राई लैट्रिन्स हो गया, है कि नहीं? फिर ये कंपोस्ट वगैरह में चेंज करने वाला सेप्टिक टैंक हो गया, जो बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह बना दे, है कि नहीं? वैसे देखा जाए एडवांसमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना कोई स्टेप नहीं लिया गया है। ठीक है। सैनिटरी लैट्रिन्स वगैरह आप वो करवा सकते हो। फिर सेप्टिक टैंक्स जो है, आप ऐसे सेप्टिक टैंक्स लगाओ जिसमें मतलब इस तरीके का मैकेनिज्म है कि बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह में वो कर दे। ड्राई लैट्रिन्स को रिप्लेस करवाओ, क्योंकि अगर एडवांस चीज़ें आ रही हैं हमारे पास तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। बट आज भी लोग ट्रेडिशनल जो टॉयलेट्स और सेप्टिक टैंक्स वगैरह है उसी को यूज़ कर रहे हैं, जिसके चलते क्या होता है, वो अपने आप, ऑब्वियस सा बात है, वो अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता है, इसीलिए मैनुअली इस टास्क को किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। The act requires local authorities to conduct surveys. However, due to apathetic attitudes of these authorities, there is no record at the grassroots level. यहाँ पे पब्लिक ऑफिशियल्स के एपेथिक बिहेवियर के बारे में बताया गया है, उनके एटीट्यूड के बारे में बताया गया है। कहीं ना कहीं वो थोड़े से अनप्रोफेशनल एक्ट बिहेव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्कीम्स के लिए ऑब्वियस सा बात है, आपको सर्वेस वगैरह कंडक्ट करनी पड़ेगी, कौन से एरिया में कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनको सही से इक्विपमेंट्स वगैरह दी गई हैं या नहीं, इन सब का आपको प्रॉपर सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा। बट जब ऐसी चीज़ों की बात आती है तो जो अथॉरिटीज़ होती है ना, वो काम ही नहीं करती है। इस वजह से ग्रास रूट लेवल का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है, एंड एज अ होल जो जो भी स्कीम या पॉलिसी है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। जब गवर्नमेंट को मतलब अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मैनुअल स्कैवेंजर्स कितने हैं, कहाँ हैं, क्या काम करते हैं, या जो भी है, उनका रिहैबिलिटेशन कैसे होगा? ठीक है। नेक्स्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। मैनुअल स्कैवेंजर्स फेस द डुअल चैलेंजेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम इनह्यूमन वर्क practice and rehabilitation. Due to lack of appropriate retraining and skill development, these workers are unable to transition to their employment and remain stuck in vicious cycle of manual scavenging. इनके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ठीक है, अगर उनको अवेयरनेस हो भी गया कि मतलब आपको ऐसे ऐसे करना है, तो वो लोग एक तो वो लोग इतने टाइम से वही काम करते आ रहे हैं, तो उनको दूसरा कोई नॉलेज है नहीं, पढ़े लिखे वो ज़्यादा होते नहीं हैं, है कि नहीं? तो ऐसे में उनको आपको उसके ट्रेनिंग वगैरह दिलवाना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको कहीं तो काम दिलवाना पड़ेगा ना, ताकि वो अपना जो भी स्टेटस है उस चीज़ को इम्प्रूव कर सके। बट एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो नहीं पाती है, जिसके चलते वो अपना जो एम्प्लॉयमेंट का जो ट्रांजिशन है वो नहीं करवा पाते हैं, और वो इसी मैनुअल स्कैवेंजिंग के साइकिल में मतलब बंधे पड़े रह जाते हैं। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अंडर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में
पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। उसके अंदर में अलग-अलग आर्टिकल्स में हमें मतलब नॉट डायरेक्टली मैनुअल स्कैवेंजिंग बट कास्ट प्रैक्टिसेस और इस तरीके के सोशल इविल को प्रिवेंट करने के मतलब राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 क्या बोलता है, that a person's caste identity did not prevent them from use of public spaces, resources like wells and tax। मतलब पब्लिक एरिया में या कोई भी पब्लिक चीज़ें यूज़ करने के लिए क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे कास्ट आ गया, मतलब कास्ट बेसिस पे इररेस्पेक्टिव वो क्या है, वो दलित है या जो भी है, वो आप नहीं बोल सकते कि आप इस पार्क में जाके नहीं बैठ सकते, आप ये कुआं यूज़ नहीं कर सकते, आप इस रेस्टोरेंट में जाके नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट सिमिलर चीज़ें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में भी बताया गया है। आर्टिकल 23 बात करता है बॉन्डेड लेबरर्स के बारे में। कहीं ना कहीं जो भी वर्कर्स वगैरह है उनके बारे में भी आर्टिकल 41 और 42 में भी, जो कि हमारे डीपीएसपी का पार्ट है, उसमें भी बताया गया है। और आर्टिकल 17 में एक्सप्लिसिटली अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है। एंड practice of untouchability in any form is a non bailable offense। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अगर कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया किसी भी फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा उसे एक तो ऑब्वियस सा बात है उनको पकड़ा जाएगा, एंड दिस इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इट इज मैंडेटेड टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। आर्टिकल 338 क्लॉज 5 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन सर्टेन एनसीएससी ड्यूटीज। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बनाई गई है शेड्यूल कास्ट के लिए, क्योंकि दलित शेड्यूल कास्ट के अंदर में ही काउंट होते हैं, और ये कमीशन शेड्यूल कास्ट और दलित वगैरह के जो भी इंटरेस्ट है या फिर उनके राइट्स वगैरह के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट, दूसरे लीगल प्रोविजंस, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, it legally abolished untouchability। Practice of untouchability was made both cognizable and non-compoundable। SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, the act makes it a punishable offense to employ any individual belonging to scheduled caste or tribe to do manual scavenging। Next, Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993. It prescribes punishment to individuals who employ manual scavengers and those who construct dry toilets or latrines. And next, Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013. The act bans the employment of manual scavengers. It laid out the statutory criteria to identify Dalits engaged in manual scavenging and for provision of alternative employment to them। ठीक है। हालांकि ये लीगल जितने भी प्रोविजंस है वो तो खैर हमको पता ही है, बट थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इन एक्ट्स के अंदर में हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर सर्वेस की ज़रूरत पड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है वो इसको नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, जिसके चलते मैनुअल स्कैवेंजर्स को ऑफिशियली रिकग्निशन नहीं मिल पाता है। एंड एज अ रिज़ल्ट जो भी स्कीम्स के अंडर में या जो भी एक्ट के अंदर में उनको जो किसी भी तरीके का अगर बेनिफिट होना होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है। आगे देखते हैं अलग तरीके के मेजर्स और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहला, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। It is the primary legislation aimed at prohibiting and eliminating manual scavenging in India. The act bans use of any individual for manually cleaning, carrying, disposing of, or otherwise handling in any manner human excreta till its disposal. It recognizes manual scavenging as a dehumanizing practice and cites a need to correct the historical injustice and indignity suffered by manual scavengers। तो इस एक्ट में जहाँ पे हमको ये तो पता चलता ही है कि वो प्रोविजंस किसके लिए ले डाउन करता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, किसी भी तरीके का मैनुअल स्कैवेंजिंग
उसको मतलब एक तो एलिमिनेट करने का, और साथ ही वो ये भी बताता है कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस और इंडिग्निटी मतलब उनको सफ़र करना पड़ा है, उसको भी करेक्ट करने के तरीके वो बताता है। नेक्स्ट, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, दैट इज नमस्ते स्कीम. It was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Social Justice and Empowerment. Its objective is to formalize and rehabilitate persons engaged in hazardous cleaning of sewer and septic tanks. The scheme envisages safety and dignity of sanitation works in India by creating an enabling ecosystem that recognizes sanitation workers as one of the key contributors to the operations and maintenance of sanitation infrastructure. It provides sustainable livelihood and enhances their occupational safety. Also focuses on capacity building and improved access to safety gear and machines. आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ, वर्कशॉप्स ऑन हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स. अलग अलग तरीके के वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाए जाते हैं जहाँ पे उनको मतलब इन सब चीज़ों के मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में उनको बताया जाता है. इन तरह हैजार्डस क्लीनिंग को किस तरीके से वो प्रिवेंट करे उसके ऊपर मतलब उनको बताया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट राइट नाउ इस स्कीम को नमस्ते स्कीम के अंडर में सबस्यूम कर लिया गया है. ठीक है. इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एडवाइज्ड all states to establish an ERSU in every city. This initiative aims to systematize human entry into sewers and septic tanks by organizing a professional, well-trained, motivated and appropriately equipped workforce. कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स के बारे में भी जान लेते हैं. राष्ट्रीय गरिमा अभियान, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंडर में वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स को प्रमोट करने के गाइडलाइंस हमको मिलते हैं. एंड नोटेबली देयर आर ऑल्सो मेजर्स इन प्लेस ऑफ सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन मैनुअल स्कैवेंजिंग टू लिबरेट नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम देयर वर्क. जहाँ जो प्रेजेंटली जो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं उनको मतलब इस प्रैक्टिस से प्रिवेंट करने के लिए और इरेडिकेशन के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं. एट द सेम टाइम इस तरीके के भी मेजर्स अवेलेबल है. काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर में इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के जो बच्चे हैं ना, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए भी अलग अलग तरीके के पॉलिसीज़ लाए जाते हैं ताकि उनके बाद की जो जनरेशन है ना, वो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम ना करे. इसके अंदर में उनको अलग अलग तरीके के स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं. बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि वो पढ़ाई करे. कम इंटरेस्ट रेट में एजुकेशन लोन्स वगैरह उनको प्रोवाइड करना. तो इस तरीके के स्कीम्स सेंट्रल और स्टेट लेवल पे चलते रहते हैं. आगे देखते हैं कि हम किस किस तरीके के मेजर्स ले सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया को मतलब ख़त्म करने के लिए. सबसे पहला, रिहैबिलिटेशन थ्रू स्किल डेवलपमेंट. हमने एक चीज़ देखा कि बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं या फिर एक्ट्स ऐसे हैं जो रिहैबिलिटेशन की बात करता है या स्किल डेवलपमेंट की बात करता है कि नहीं. बट अनफॉर्चुनेटली वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि नहीं. इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, अथॉरिटीज़ का जो रोल होता है वो मतलब वो सही से नहीं करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एक तो स्ट्रिक्टली उन लोकल अथॉरिटीज़ जिनको भी आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सर्वे वगैरह एंड ऑल, उनको मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली मतलब उनसे काम करवाया जाए ताकि हमें एक तो ऑफिशियल रिकग्निशन मिले सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स को, और उनको स्किल डेवलपमेंट में इंडल्ज करना चाहिए ताकि वो इसके अलावा दूसरी चीज़ें मतलब कर सके. जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए आपने किसी को सिलाई कढ़ाई का काम सिखवाया, ठीक है, तो वो किसी दर्जी के यहाँ पे काम कर सकता है या फिर काम कर सकती है कि नहीं. या फिर वो लोग खुद का भी कुछ सिलाई का खुद का छोटा मोटा बिजनेस टाइप का खोल सकते हैं. मनरेगा के अंडर में उनको दूसरे काम प्रोवाइड करवाया जा सकता है कि नहीं, ताकि उनके मतलब ये जो भी उनका ट्रेनिंग वगैरह है उसके और जॉब के बीच में कोई गैप ना बचे, उनको तुरंत के तुरंत जॉब मिल जाए. उसके बाद वो अपना खुद का देखते रहेंगे वो किस में एनरोल होना चाहते हैं किस में नहीं.
ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनोवेटिव टूल्स, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इज नीडेड टू फुली मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, embracing technology to develop innovative tools and machinery is essential to replace manual scavenging. We should adopt decentralized innovations that are people centered, sustainable, equitable and contribute to economic growth. ठीक है। और लास्टली, कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, आप कुछ भी स्टेप ले लो, कोई भी पॉलिसी लेकर के आ जाओ, कोई भी प्रोग्राम लेकर के आ जाओ, कोई भी एक्ट, कोई भी स्कीम लेकर के आ जाओ, विदाउट द कोलैबोरेशन सोसाइटी एंड द स्टेट, मतलब आपकी जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट्स है, वो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द लोकल पीपल वो ये काम कर ही नहीं सकते. दिस शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट. ठीक है. कहीं क्योंकि आज जहाँ पर आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस और एट द सेम टाइम इंडिया जो है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो इंडिया खुद एक सिग्नेटरी है. तो इंडिया में अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी प्रेवलेंट है और इसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात शायद इंडिया के लिए नहीं होगी. आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में नॉट एक्सप्लिसिटली बट इम्प्लिसिटली मैनुअल स्कैवेंजिंग और इक्वालिटी के बारे में बात की गई है. जैसे गोल 6 इज रिलेटेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. गोल 8 इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑब्वियस सा बात है, मैनुअल स्कैवेंजिंग कभी भी कोई डिसेंट वर्क तो खैर नहीं हो सकता है कि नहीं. आप भले ही किसी के घर में जाकर खाना बनाने का काम कर लो, वो ज़्यादा डिसेंट वर्क कहलाएगा एज कम्पेयर टू मैनुअल स्कैवेंजिंग, है कि नहीं. Next, goal 10, it is related to reduce inequalities. And lastly, goal 16, which talks about promoting peace, justice and strong institutions. आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 2016 की यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. इट इज राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज ए नेशनल कैंपेन टू. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. मैंने थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय गरिमा अभियान के बारे में बात किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements with reference to national action for mechanized sanitation ecosystem, that is the namaste scheme. 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. इसमें से कितने स्टेटमेंट्स सही होंगे ये आपको देखना है. एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, या फिर तीनों में से एक भी सही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, दैट इज गोल 6, गोल 8, 10 और 16. अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो मैंने थोड़ी देर पहले ही इन 4 गोल्स के बारे में बात किया था. तो वापस से आप सुनिए उन गोल्स को कि मैंने कौन से नंबर का गोल क्या बोला था, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली इस वीडियो से ही मिल जाएगा. 1 and 2, 1, 2, 3, 1 and 4 एंड 1 and 3. ठीक है. लास्टली एक मेंस का के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि 2015 में आया था. इट वाज, व्हाट आर द एरियाज ऑफ प्रोहिबिटिव लेबर दैट कैन बी सस्टेनेबली मैनेज्ड बाय रोबोट्स. डिस्कस द इनिशिएटिव्स दैट कैन प्रोपेल द रिसर्च इन प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर सब्सटेंसिव एंड गेनफुल इनोवेशन. ठीक है. इन 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस मेंस के क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से इंस्पिरेशन आईएएस अनाउंस करता है अपना एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच, जिसके अंदर आपकी जो क्लासेस होंगी वो दोनों जीएस और सीसैट की क्लासेस सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ लेंगे, और शेड्यूल टाइम में आपके पूरे सिलेबस कवर की जाएगी. करंट अफेयर्स, आसाम से रिलेटेड आपकी बहुत स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होंगी, एंड इसके अंदर आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा.
हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक